इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को लेबनान में धराशायी कर दिया है। अगर लेबनान के पर्सपेक्टिव से देखें या दुनिया में शियाई पर्सपेक्टिव या इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो शहीद हो गए। तो वर्तमान में वेस्ट एशिया का इज़राइल अरब कन्फ्लिक्ट एक नए फेज़ में जा रहा है। इसके ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य को अगर हमें देखना है तो हमें ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था खमैनी के समय, उसको समझना पड़ेगा। इस्लाम का जो शियाइट रेवोल्यूशन ईरान में आया, उसका इम्पैक्ट इराक में, यमन में, लेबनान में और भी कई अरब देशों में रह रहे शियाओं पर पड़ा। हालांकि सद्दाम हुसैन के कार्यकाल में इराक में शिया दबा हुआ महसूस करते थे, उनकी रिलेटिव पावर बड़ी कम थी। पर सद्दाम के जाने के बाद शियाइट पावर को और ज़्यादा शक्ति मिली और हसन नसरुल्लाह भी उस समय के वो युवा हैं जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने फिर ईरान की मदद से, उनसे पहले जो उनके अर्ली फाउंडर थे हिज़्बुल्लाह के, मसूद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनका साथ चल के लेबनान के अंदर ही एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी, एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर दी और दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर हिज़्बुल्लाह को खड़ा कर दिया। हालांकि लेबनान उस समय 70s में एक बड़ी विब्रेंट डेमोक्रेसी होता था, वहाँ पर सेकुलरिज्म भी था, पर ग्रेजुअली लेबनान से जो क्रिश्चियन आबादी है वो साइडलाइन हुई है, वीक हुई है, कुछ लीडर्स के असैसिनेशन भी हुए और ग्रेजुअली आज लेबनान जो है में शिया डोमिनेशन है और सुन्नी भी साइडलाइन हुए हैं और क्रिश्चियन तो खैर फिर वहाँ से माइग्रेट भी होने पड़े और कुछ कम रह गए हैं। मतलब एक तरह से लेबनान राइट की तरफ टर्न हुआ है, इस्लामिक रेडिकलिज्म, उसमें भी शिया लीडरशिप और उसी के ठीक ऊपर सीरिया पड़ता है जहाँ पर शिया आबादी कम है पर सुन्नी मेजॉरिटी है। पर नंदलेस फिर भी शिया जो किंग है वो रूल करता है, जो कि सीरियन वॉर में हमने देखा। इन सब को सपोर्ट करने वाला ईरान है, इनकी लॉजिस्टिक, इनकी वॉर स्ट्रेटजी ईरान से बनती है। हालिया में जब 7 अगस्त या अगस्त को जब ईरान पे सितंबर या अगस्त में जब इज़राइल के पवित्र त्यौहार पर अटैक, रॉकेट दागे जाते हैं गाज़ा से हमास के द्वारा, तो उसका रिटेलिएशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से इज़राइल करता है और हमास को धराशायी करने की पूरी कोशिश करता है। उसी के समर्थन में लेबनान से भी ये अटैक हो रहे हैं जो हिज़्बुल्लाह कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांस बॉर्डर शियाइट जो मतलब एक जो रजीम्स हैं जो खड़ी की गई है ईरान के द्वारा अपने एसेट के रूप में, और हौती रेबल्स हैं यमन में, ये सब कहीं ना कहीं जो है एक एक्टिव मोड में आई हैं और इज़राइल भी इसके खिलाफ खुल करके कन्फ्लिक्ट कर रहा है और ये हम देख रहे हैं। और ईरान को इसमें ब्रॉडर सपोर्ट अंदर से रशिया दे रहा है ताकि अमेरिका वेस्ट एशिया के इस कन्फ्लिक्ट में उलझे और जो यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट है वहाँ पर अमेरिका की फुल कैपेसिटी नहीं लग पाएगी, अमेरिका बॉक डाउन हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि अब जो स्टैंड इज़राइल ने लिया है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कहीं डायरेक्ट इज़राइल वर्सेस ईरान ना हो जाए और उसमें फिर अमेरिका को भी कूदना पड़े। हालांकि अमेरिका के कई विद्वान जैसे कि जॉन माइशहाइमर
विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका को लॉन्ग टर्म और वॉर्स में नहीं उलझना चाहिए, उसे चाइना की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी गुरिल्ला युद्ध है, इसमें विक्ट्री बड़ी इजी नहीं होगी और फिर कोलेक्ट्रल डैमेज होगा, सिविलियन पॉपुलेशन में मरेगी, तो और ज़्यादा यूएस और इजराइल से लोग एलिनेट होंगे, इनके प्रति इलविल बढ़ेगी, ऐसा जॉन माइशहाइमर का मानना है। और अब अगर जैसा कि हिजबुल्लाह के चीफ की किलिंग हो ही गई है, अब भी लेबनान में इजराइल को उतरना पड़ेगा, साउथ लेबनान में अपने सैनिक लेकर के, और वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ सिविलियन भी होंगे। अगर कोलेक्ट्रल डैमेज होगा या सिविलियन किलिंग होगी तो फिर मुद्दा बनेगा और मास मूवमेंट खड़ी होगी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ये सामने आ रहा है। और इधर से जो है हिजबुल्लाह भी कोई कम नहीं है, वो इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को जीने नहीं दे रहा, बार बार उन पर रॉकेट छोड़ रहा है। और स्ट्रेटजी इतनी ज़बरदस्त है कि कम पैसे से जो रॉकेट तैयार होते हैं उनको छोड़ते रहो, तो उसको रोकने के लिए इजराइल को अपनी बड़ी महंगी रॉकेट प्रोटेक्शन शील्ड लगानी पड़ती है, आयरन डोम, जो कि बड़ी महंगी है। कितनी बार तक इजराइल रेजिस्ट कर सकता है इन अटैक्स को। तो लॉन्ग टर्म में इजराइल को थका कर ख़त्म करने की स्ट्रेटजी हिजबुल्लाह ने, हमास ने अपनाई है। और उनका ये क्लेम है कि मतलब कि भाई फ्रॉम लैंड टू द सी इज़ फ़िलिस्तीन, मतलब ये सारा लैंड फ़िलिस्तीन का है। इजराइल को होलसेल ख़त्म करने के चक्कर में वो भी हैं, और ये लंबी वॉर ऑफ एट्रिशन वो लड़ना चाहते हैं ताकि थक के इजराइल ख़त्म हो जाए। डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस इजराइल भी भुगत रहा है। इजराइल की बिजनेस डाउन हो गया है, इजराइल की जो सिविलियन है वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इजराइल में भी जो पॉलिटिकल सेंटर है वो लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, वहाँ भी हार्ड लाइनर आ गए हैं। और इजराइल अब शायद साउथ लेबनान को भी क्लियर करना चाहता है ताकि अपना ग्रेटर इजराइल के लक्ष्य को पूरा कर सके। तो ये साउथ एशिया फिर से एक बड़े कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। और अमेरिका भी क्योंकि इजराइल के साथ जुड़ा है, जैसा कि माइशहाइमर कहते हैं, हिप से दोनों देश जुड़े हुए हैं, दोनों बैक साइड से उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो अमेरिका भी इसमें ड्रैग होता जा रहा है और इसका फ़ायदा इंडायरेक्टली चाइना और रशिया को भी होगा, ऐसा माइशहाइमर को लगता है। नंदलेस वर्तमान समय में ये इजराइल की विक्ट्री है, परंतु ये विक्ट्री इतनी सरल नहीं है क्योंकि ये 1-to-1 डायरेक्ट वॉर ही नहीं है। इसमें सिविलियन को भी एज अ वेपन यूज़ कर रहा है हिजबुल्लाह, हमास। तो अब देखें ये किस करवट बैठता है। पर यह भी सच है कि कहीं ना कहीं लेबनान को भी अपने एक नेशन स्टेट की तरफ अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप अगर रीजनल कन्फ्लिक्ट में घुसते हैं तो फिर आपके ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। अगर हमास के साथ नहीं देता हिजबुल्लाह तो शायद इस तरह का युद्ध नहीं होता, परंतु सच्चाई ये है कि इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी भी सेम है। ठीक है, रिलीजियस सेक्ट अलग है पर आइडियोलॉजी सेम है, और इजराइल इनको बाहर से सपोर्ट दे रहा है, तो ये फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा है? इजराइल अपने आप संकट में है, इनसिक्योर है, अमेरिका ने उसको घेर के रखा है। और अमेरिका की अपनी गलती से जो उसने सद्दाम हुसैन को इराक से डिसलॉज किया, उससे वहाँ की शिया लॉबी फिर स्ट्रॉन्ग हो गई, उससे नेचुरली ईरान का क्लॉट बढ़ गया। और मोर ओवर ईरान की अपनी रिजीम जो है स्टेबल नहीं है, तो इसलिए उसे भी आउटवर्ड कन्फ्लिक्ट के नाम पे अपनी लेजिटिमेसी ढूंढनी है, क्योंकि इजराइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा, ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट पैदा हो रही है। बहुत बड़ा सेक्शन एक्स मुस्लिम हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और रिलीजियस बिगॉटरी के प्रति, रिलीजियस रिजीम के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो रही है। तो ऐसे में इन ब्रॉडर काउज, फिलिस्तीन के काउज पे या हाउथी के काउज पे या लेबनान के काउज पे या सीरिया वॉर जो है एक तरह से ईरान की मरती हुई, टूटती हुई रिजीम को एक नई सांसें देती है। तो आज वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट फिर से एक नए कस्ब पे है, देखना एक किस करवट बैठता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उस 7 अगस्त की घटना से पहले अमेरिका काफ़ी हद तक अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा था।
कई रिजीम्स के साथ अमेरिका और इसराइल, मतलब कई और अरब देशों के साथ इसराइल के रिश्ते ठीक हो रहे थे, पर ये सब ईरान के फेवर में नहीं था। और मोरोवर ग्राउंड में भी कई लोगों में इसराइल के प्रति अरबों में रिजेंटमेंट है उसकी पॉलिसीज़ की के खिलाफ। तो उसको टैप करते हुए ईरान ने ये वो कन्फ्लिक्ट शुरू करवा दिया। अब इसराइल भी इसको आगे बढ़ रहा है, तो देखते हैं अभी कहाँ जाता है। पर ऐसा अगर ये महाज खुला रहता है तो ये अमेरिका को लॉन्ग टर्म में चाइना पर फोकस करने से रोकेगा, और हो सकता है ये अमेरिका की सुपर पावर को, जैसे कि यूक्रेन उसके लिए ग्रेवयार्ड बन रहा है, अब गले का फंदा बन रहा है, वैसे ही कहीं अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट भी उसके लिए एक नया गले का फंदा ना बन जाए, जिससे कि अमेरिका खुल के अपने को उभार पाने में असंभव हो जाए। धन्यवाद।